वेलकम टू फाइनल स्टडी। आप 6 क्लास का कीवर्ड वाइज लाइन बाय लाइन ज्योग्राफी का ये बुक्स देख रहे हैं और इसमें हम लोग बात क्या कर रहे हैं कि चाहे किसी भी कंपटीशन में, चाहे आपका बीपीएससी हो, जनरल कंपटीशन हो, यूपीएससी हो, अगर वहाँ ज्योग्राफी पूछा जाता है तो आपको एनसीईआरटी बेस पढ़ना ही पड़ेगा। और उसी में हम हमारे तरफ से ये थोड़ा सा योगदान है तथा आपके जीके या 6 क्लास के सिलेबस को भी कंप्लीट किया जा रहा है। यहाँ हम लोग कीवर्ड वाइज पढ़ते चल रहे हैं, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। तो चलिए, आपका 6 चैप्टर है पृथ्वी के प्रमुख स्थल स्वरूप। स्थल रूप का मतलब सीधे सीधे कह सकते हैं कि स्थल किस रूप में दिखते हैं, चाहे वो मैदान हो, पठार हो। तो हम लोग आज बात करेंगे स्थल के रूप की। आपने इसमें से कुछ स्थल रूपों को जरूर देखा होगा, जैसा आगे चित्र में देखेंगे दिखाए गए हैं। आप देखेंगे कि पृथ्वी की सतह सभी जगह पर एक समान नहीं है। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं। स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे, नीचे तथा कुछ समतल हैं। क्या आपने जानते हैं, पहाड़ी वह स्थलीय भाग है जो कि आसपास की भूमि से ऊंची उठी होती है। 600 मीटर से अधिक ऊंची एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है। और 8000 मीटर के ऊंचे कुछ पर्वतों के नाम बताइए। तो जैसे माउंट एवरेस्ट, हिमालय, एंडीज, ये सब जो है तो बात करेंगे हम लोग। ये स्थल रूप 2 प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर आप खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है। पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है। यानी पृथ्वी के चट्टानों की आंतरिक क्रिया के गति के कारण, यानी आंतरिक प्रक्रिया के कारण पृथ्वी की जो गति होती है उसी से क्या होता है, कहीं पे ऊपर उठ जाती है भूमि तो कहीं पे। तो आंतरिक प्रक्रिया, किस प्रक्रिया के द्वारा? आंतरिक प्रक्रिया के द्वारा पृथ्वी लगातार गति कर रही है। जैसे यहाँ पे कुछ दिए गए हैं, आप इसे समझ सकते हैं। ये पर्वतों की श्रृंखला है। ये पर्वत, यहाँ पठार है चूँकि ऊंचा है थोड़ा, यहाँ पे झील है जो कि एक जगह पे पानी का जमाव हो चुका है। यहाँ पे ये डेल्टा कहलाता है। ये टूटा फूटा नदियाँ जो आती है, ये ग्रीन का कलर का जो है आपका मैदान है। आप मानचित्र वाले में देखे होंगे कि हम लोग पीले कलर से पठार को, भूरे कलर से पर्वत को और लगभग पीली कलर से ही घाटियों को दिखाते हैं। मैदान को हरे कलर से, जलीय भाग को हम नीले कलर से दिखाते हैं। यहाँ पे ये स्थल संधि है और अगर 2 जल मिल जाए तो यहाँ पे ये जल संधि है। चारों तरफ से अगर पानी हो तो उसे द्वीप कहेंगे। अगर 3 तरफ से पानी हो तो उसे प्रायद्वीप कहेंगे। ये जो बटा हुआ है, बहुत सारा छिछला पानी में धाराएं हैं, उसे डेल्टा कहेंगे। और ये जो एक लंबी पूंछ जैसी निकली हुई है, इसे वितर्किका कहेंगे। पहाड़ी, ये सारी चीज़ समझ गए होंगे। आगे हम लोग सभी के बारे में जानेंगे। दूसरी, एक तो है आंतरिक प्रक्रिया के कारण और दूसरी है बाह्य प्रक्रिया। बाह्य प्रक्रिया के कारण स्थल के लगातार बनने या टूटने की प्रक्रिया होती है। पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपरदन कहते हैं। अपरदन क्या होती है? चट्टान का टूटना, चट्टान टूटना या पृथ्वी सतह का टूटना कह सकते हैं। चट्टान का टूटना क्या कहलाता है? अपरदन। अपरदन की क्रिया के द्वारा सतह नीचे हो जाती है और निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इसका फिर से निर्माण होता है। तो अपरदन प्रक्रिया में क्या होती है? ठीक, सतह नीचे हो जाती है, ठीक है। और निक्षेपण प्रक्रिया के द्वारा क्या होती है? फिर से उस सतह का निर्माण होता है। तो निक्षेपण के द्वारा सतह
निर्माण होता है। निक्षेपण के द्वारा सतह निर्माण होता है। ठीक है, निक्षेपण के द्वारा निर्माण होता है, अपर्दन के द्वारा विनाश होता है। अपर्दन के द्वारा विनाश होता है, निक्षेपण के द्वारा निर्माण होता है। ठीक है, ये दोनों शब्द लिखे। ये दोनों प्रक्रियाएं बाह्य प्रक्रियाएं हैं, मतलब ये भूमि के ऊपर से होने वाली क्रियाएं हैं। ये दो प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु, बर्फ के द्वारा होती है। हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वत, पठार एवं मैदान में वर्गीकृत करेंगे। जैसे कि हम लोग यहाँ पर्वत के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले। तो पर्वत पृथ्वी की सतह पे प्राकृतिक ऊंचाई है। ये क्या है? ये प्राकृतिक ऊंचा स्थान है। ठीक है, ऊंचा स्थान है। पर्वत क्या है? प्राकृतिक द्वारा बनाया गया एक ऊंचा स्थान है जिसे हम पर्वत कहते हैं। पर्वत के शिखर छोटा और आधार चौड़ा होता है, मतलब शंकुनुमा होता है। ये पर्वत क्या होता है? शंकुनुमा होता है। यह आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु ठंडी होती जाएगी। ऊंचाई पर जलवायु क्या होती है? क्योंकि पृथ्वी विकिरण द्वारा गर्म होता है, तो पृथ्वी नीचे से ऊपर की ओर गर्म होता है, ना कि ऊपर से नीचे की ओर। ध्यान रखें। तो ऊपर ऊंचाई पर, ठीक है, ऊंचाई पर क्या होती है? ठंडी जलवायु पाई जाती है, क्योंकि पृथ्वी नीचे से ऊपर की ओर गर्म होती है, क्योंकि विकिरण द्वारा होती है। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती है, जिसे हिमानी कहते हैं। तो पर्वतों पे जमी बर्फ को क्या कहा जाता है? हिमानी कहा जाता है। तो कह सकते हैं पर्वत बर्फ को क्या कहा जाता है? हिमानी कहा जाता है। पर्वत बर्फ को हिमानी कहा जाता है कि पर्वतों पे जो बर्फ जमा रहता है उसी को हिमानी कहते हैं। यहाँ कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर हैं तथा जिन्हें आप नहीं देख सकते हैं। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। वहाँ का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है तथा कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित होती है, जिसे श्रृंखला कहते हैं। तो पर्वतों की रेखीय व्यवस्था को क्या बोलते हैं? श्रृंखला बोलते हैं, या पर्वत श्रृंखला। तो पर्वतों की रेखीय व्यवस्था, पर्वत की कैसी व्यवस्था? रेखीय व्यवस्था, कि बहुत सारे पर्वत एक रेखा में हैं। रेखीय व्यवस्था क्या कहलाती है? पर्वत श्रृंखला कहलाती है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये सारे श्रृंखलाएं हैं। यहाँ पे आपको एक बलित पर्वत दिख रहा है, ये भूपर पट्टी ऊपर उठते चला जा रहा है। ठीक है, तो हिमालय जो है एक बलित पर्वत है। ये पूछा जाता है कि हिमालय कौन सा पर्वत है जो बल लगा के पर्वत का निर्माण हुआ है, किसी बल के कारण एक चट्टान दूसरे पे बल लगा के जो निर्माण किया है, तो उसे, तो हिमालय भी कैसा पर्वत है? बलित पर्वत है। ठीक है, बलित पर्वत, ये लिख लें, बलित पर्वत। हिमालय किस पर्वत का उदाहरण है? बलित पर्वत का। कहा जाता है बहुत से पर्वतीय तंत्र समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं जो सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं। हिमालय, आल्प्स तथा एंडीज, ये सारे समानांतर श्रृंखलाएं हैं। क्रमशः एशिया, यूरोप और दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। एशिया का कौन हो गया? हिमालय। ठीक है, आल्प्स कहाँ का है? यूरोप का, हम लोग फिगर में देखे थे। एंडीज कहाँ का है? दक्षिण अमेरिका का। और ये सभी के सभी समानांतर श्रृंखलाएं, पर्वत श्रृंखलाएं हैं। पर्वतों की ऊंचाई एवं आकार में भिन्नता पाई जाती है। तो तुमसे पूछा जा सकता है आपसे क्या, कि हिमालय पर्वत किस महादेश में है? तो एशिया महादेश में है। आपसे पूछा जाएगा आल्प्स पर्वत किस महादेश में है? यूरोप महादेश में है। और एंडीज पर्वत किस महादेश में है? तो दक्षिणी अमेरिका में ये पर्वत श्रृंखला है। तो आप समझ गए होंगे। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। पर्वत के कितने प्रकार होते हैं? पर्वत प्रकार ब्रैकेट में आप 3 लिख सकते हैं। पर्वत प्रकार लिख के ब्रैकेट में 3 लिख दे सकते हैं। एक है बलित पर्वत, भ्रंशोत्थ पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। परंतु आपको इसके एग्जाम्पल भी याद रखने हैं, जो कि यहाँ दिया हुआ होगा। प्रशांत महासागर में स्थित मानाकी पर्वत, जिसको हवाई द्वीप सागर की सतह के नीचे स्थित है, इसकी ऊंचाई 10,205 मीटर एवरेस्ट शिखर से भी अधिक है। कौन सा पर्वत? मानाकी पर्वत। इसको क्या, कौन सा द्वीप कहा जाता है? हवाई द्वीप कहा जाता है, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई
10,205 मीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डब्बा में बना के दे दिया गया है और ये सामान्य तौर पे सामान्य बुकों में नहीं होता है। मानाकी पर्वत को हवाई द्वीप कहा जाता है जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है और इसकी ऊंचाई 10,205 मीटर है। क्योंकि एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। तो इससे तो ये ऊंचा हो गया। हिमालय तथा अल्पस बलित पर्वत है। तो हिमालय हो गया, अल्पस हो गया, ये दोनों बलित पर्वत हैं जिनकी सतह उबड़ खाबड़ तथा शिखर शंकुआकार है। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी बलित पर्वत है। तो अरावली पर्वत भी जो है वो कैसा है? बलित पर्वत है और पुरानी है। मतलब सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन है? अरावली पर्वत श्रृंखला। अपरदन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। उत्तरी अमेरिका की अल्पेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देने लगी है। तो इसको आप रोक के भी क्या कर सकते हैं? ये सारे कीवर्डों को लिख सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आप रोक कर लिख सकते हैं यहाँ से कि अरावली पर्वत पुरानी पर्वत है, पुरानी बलित पर्वत है, ठीक है। और हिमालय, अल्पस, अरावली, इसके साथ साथ आप यहाँ पे देख रहे होंगे अल्पेशियन। उत्तरी अमेरिका का कौन? अल्पेशियन। और रूस का कौन? यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देता है एवं इनकी ऊंचाई कम है। ये भी बहुत पुराने बलित पर्वत हैं। तो यूराल पर्वत कहाँ है? रूस का यूराल पर्वत जो है ये भी क्या है? एक बलित पर्वत है। उत्तरी अमेरिका का जो अपलेशियन पर्वत है, ये पूछा जा सकता है कि अपलेशियन पर्वत किसका उदाहरण है? तो बलित पर्वत का। तो कौन कौन से पर्वत बलित पर्वत की उदाहरण हो गए? अरावली, यूराल, अल्पेशियन, उसके बाद हिमालय और अल्पस, ठीक है। ये अल्पस, ये सभी के सभी पर्वत कैसे हैं? बलित पर्वत हैं। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है तो उसे हम भ्रंशोत्थ पर्वत कहते हैं। तो ऊपर था बलित पर्वत, अब नीचे क्या है? भ्रंशोत्थ पर्वत। ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड या हार्स्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊपरी खंड को उत्खंड कहते हैं। उत्खंड या हार्स्ट, इसको हम ऊपरी खंड, और नीचे धसे हुए खंड को द्रोणिका या भ्रंश, द्रोणिका भ्रंश, जिसको क्या बोला जाता है? ग्रावेन बोला जाता है। तो भ्रंशोत्थ पर्वत में क्या निर्माण होता है? उत्खंड यानी हार्स्ट निर्माण होता है तथा द्रोणिका यानी भ्रंश निर्माण होता है। यूरोप की राइन घाटी तथा वाई पर्वत, वासजेस पर्वत, इस तरह के पर्वत हैं। कौन? राइन घाटी पर्वत और वासजेस पर्वत कैसे पर्वत के उदाहरण हैं? भ्रंशोत्थ पर्वत के उदाहरण हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। भ्रंशोत्थ पर्वत कब बनता है? जब कोई बड़ा चट्टान टूट जाता है तो उसका जो धसा हुआ भाग है वो द्रोणिका या भ्रंश कहलाता है या ग्राबेन कहलाता है, जबकि उठा हुआ भाग उत्खंड या हॉर्स्ट कहलाता है। और ऐसे पर्वत को ही क्या कहते हैं? भ्रंशोत्थ पर्वत कहते हैं। जैसे राइन घाटी भ्रंशोत्थ पर्वत है, वासजेस पर्वत भ्रंशोत्थ पर्वत है, ये दोनों यूरोप में है। इसी तरह का पर्वत तंत्र है। एटलस में दिए गए विश्व मानचित्र में उनकी स्थिति को देखिए तथा इस प्रकार के भू आकृतियों को कुछ उदाहरण दीजिए। यहाँ पे दिख रहा है ये भ्रंशोत्थ की, कहीं का धस गया तो कहीं का उठ गया। ये उठे हुए भाग को उत्खंड भ्रंश और धसे हुए भाग को द्रोणिका भ्रंश कहते हैं। और इस प्रकार से जो उठा हुआ भाग है, जो पर्वत बन रहा है, उसे हम भ्रंशोत्थ पर्वत कहते हैं। अगला है ज्वालामुखीय पर्वत। ज्वालामुखी की क्रियाओं के कारण बनते हैं, ज्वालामुखीय पर्वत बनते हैं। ध्यान रखें, जो अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो और जापान का जो है फ्यूजियामा, फ्यूजियामा लिख के ब्रैकेट में क्या लिख देंगे? जापान, और माउंट किलिमंजारो लिख के क्या लिख देंगे? अफ्रीका। ये दोनों पर्वत किसका है? ज्वालामुखीय पर्वत का उदाहरण है। कैसा? ज्वालामुखीय पर्वत। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ज्वालामुखीय पर्वत का उदाहरण दीजिए, तो फ्यूजियामा पर्वत जो जापान में है और माउंट किलिमंजारो पर्वत जो कि, तो ये क्या करता है? लावा के निकलने से वो लावा ऊपर आके जम जाता है, जिससे वो क्या बन जाता है? ज्वालामुखीय पर्वत बन जाता है। पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं। पर्वत जल के संग्रहागार होते हैं, जल संग्रहागार, क्योंकि
पर्वतों बहुत ऊंचा होते हैं तो उनके ऊपर क्या होती है, बर्फ जमी जाती है और वो बर्फ धीरे धीरे पिघल के वार्षिक नदियाँ, मतलब जिसमें सालों भर पानी रहता है, वैसी नदियों के स्रोत हैं। बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों में स्थित हिमानिया से होती है। जलाशयों के जल को लोग तक पहुंचाया जाता है। पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई एवं पनबिजली के उत्पादन में भी किया जा सकता है या जाता है। नदी घाटियाँ एवं वेदिकाएं कृषि, ठीक है, नदी घाटियाँ जो है या कृषि जो कार्य है वो सभी इन्हीं पे तो निर्भर करते हैं। पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। वनों में से हमें ईंधन, चारा, आश्रय और दूसरे उत्पाद गोंद, रेजिन मिलते हैं। सैलानियाँ जो पर्वतों पे घूमने के लिए जाते हैं उन व्यक्तियों को क्या कहते हैं, सैलानियों के लिए पर्वतीय भाग उपयुक्त स्थान है। वे पर्वतों की यात्रा उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं। विभिन्न प्रकार के खेल खेलते हैं जैसे पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, स्कीइंग, ये सभी पर्वतों पर प्रचलित खेल हैं। कौन कौन? पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग और स्कीइंग, ये सभी सैलानियों द्वारा खेली जाने वाली प्रचलित खेल हैं। तो ये सब खेलों के नाम भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। और उससे तो हमें बहुत सारा मदद मिलता ही है, ईंधन मिलता है, औषधि मिलता है, गोंद रेजिन मिलता है, चारा मिलता है। तो पर्वतों से हमें क्या मिलता है? चूँकि पर्वतों पे जंगल ज़्यादा प्रकार के होते हैं, विविधताएं पाई जाती है। क्या आप हिमालय में स्थित कुछ ऐसे स्थानों के नाम बता सकते हैं जहाँ ये खेले जाते हैं? अब यहाँ पे वो चीज़ दिया गया है, जैसे ज्वालामुखी पर्वत ये हो गया। यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैग्मा निकल रहा है और ये मैग्मा धीरे धीरे चारों तरफ फैल के धीरे धीरे जमा हो जाएगा और कठोर परत बना देगा, तो ज्वालामुखी पर्वत। इस खेल का नाम तो यही तो स्कैनिंग है, स्कैट, ठीक है। आगे पठार, अगला टॉपिक क्या है? पठार। पठार उठी हुई सपाट भूमि है। पठार क्या होता है? सपाट भूमि होता है, जबकि वो क्या होता है? शंकु नुमा होता है। पर्वत जो होता है वो शंकु नुमा होता है, जबकि ये सपाट भूमि होते हैं। यह आसपास के क्षेत्र से अधिक उठा हुआ होता है तथा इसकी ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। किसी पठार के एक से अधिक किनारे होते हैं। इसके ढाल खड़े होते हैं। पठारों की ऊंचाई प्रायः कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन पठार पुराने पठारों में से एक है। दक्कन का पठार कहाँ है? भारत में है। दक्कन का पठार कहाँ है? भारत में है। इसके अलावा केनिया, तंजांगिया, युगांडा एवं पूर्वी अफ्रीका का पठार, ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण हैं। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। ये सब जो खास है, जैसे विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन है? तिब्बत का पठार, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से कितना है? 4000 से 6000 मीटर तक है, ठीक है। तिब्बत का पठार जो कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। इस पे कब्जा अब चाइना का है। पठार बहुत उपयोगी होते हैं तथा क्योंकि उनमें खनिजों की प्रचुरता होती है। यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में पाए जाते हैं। तो पठारी भागों में क्या पाए जाते हैं? खनन क्षेत्र पाए जाते हैं। खनन क्षेत्र पाए जाते हैं कहाँ? पठारी भागों में। अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरों के खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। पठार क्या मिलता है हमें? लोहा का मतलब Fe, कोयला मतलब कार्बन और Mn, ये सब कहाँ मिलता है? छोटा नागपुर के पठार में। छोटा नागपुर का पठार जो कि झारखंड उड़ीसा के आसपास है। पठारी क्षेत्र में बहुत से जलप्रपात पाए जाते हैं। जलप्रपात का मतलब जल जहाँ से गिरते हैं, जैसे ये गिर रहा है जल अचानक, तो इसी को हम बोलते हैं जलप्रपात। तो पठारी क्षेत्रों में क्या पाए जाते हैं? जलप्रपात पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ नदियाँ ऊंचाई से गिरती है। भारत में छोटा नागपुर का पठार पर स्वर्ण रेखा नदी, कौन सा नदी है? स्वर्ण रेखा नदी स्थित हुंड्रू जलप्रपात है। मतलब इस
पे कौन सा जलप्रपात है? हुंड्रू जलप्रपात। वहीं कर्नाटक में जोग जलप्रपात। तो ये पूछा जा सकता है कि हुंड्रू जलप्रपात किस नदी का है? तो स्वर्णरेखा नदी का। जोग जलप्रपात कहाँ है? कर्नाटक में। जोग जलप्रपात कहाँ है? कर्नाटक में। ये पूछा जा सकता है आपसे कि जोग जलप्रपात किस राज्य में है? तो कर्नाटक में। हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पे है? का है? तो स्वर्णरेखा नदी या छोटा नागपुर के पठार का है। इसी प्रकार के जलप्रपातों की उदाहरण, लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो उपजाऊ होती है एवं खेती के लिए काफ़ी अच्छी होती है। तो एक जो लावा पठार होता है जो कि लावा से बना होता है, उसमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी। कई पठार में रमणीय स्थल होते हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। तो पठार के बारे में आपने समझ गए कि कौन सा पठार कहाँ है और पठारों में खनिज प्रचुर मात्रा में मिलती है। आगे हम लोग मैदान, अगला तीसरा जो भू आकृति है वो क्या है? स्थलाकृति मैदान। मैदान क्या होता है? समतल भूमि होता है। समतल भूमि को हम क्या कहते हैं? मैदान कहते हैं। बहुत बड़े भाग होता है। वे सामान्यतः माध्य समुद्र तल से 200 मीटर की ऊंचा पे, जैसे पर्वत होता है 6000 मीटर से ऊपर, जबकि पठार होता है 4000 से 6000, जबकि मैदान होता है मात्र 200 से 300 से अधिक। कुछ मैदान काफ़ी समतल होते हैं, कुछ उर्मिल तथा तरंगित होते हैं। अधिकांश मैदान नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने होते हैं। नदियों पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती है तथा उनमें अपरदित कर देती है। वे अपरदित पदार्थ को अपने साथ आगे की ओर ले जाते हैं और अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थ जैसे पत्थर, बालू, सिल्ट वे घाटियों में निक्षेपित कर देते हैं और इन्हीं निक्षेपों से मैदान का निर्माण होता है। सामान्यतः मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान है, मतलब रोड बनाना, ये सारी चीज़ करना आसान है। इसलिए ये मैदान विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या, यानी मैदान में क्या होता है? मैदानी भाग में सबसे अधिक जनसंख्या रहते हैं। नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया तथा उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में स्थित भारत का गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान एवं चीन में मात्स्यंग नदी का मैदान, चूँकि नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेप से ही मैदान बनते हैं, तो भारत में गंगा सिंधु गंगा का मैदान या कह सकते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, और चीन में यांगत्से नदी का मैदान। ठीक है, ये कहाँ का मैदान है? चीन का है। वहीं गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भारत का मैदान है। मैदान मनुष्यों के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र होते हैं। यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है क्योंकि मकानों के बनाने तथा खेती के लिए यहाँ समतल भूमि की प्रचुरता होती है। उपजाऊ मिट्टी के कारण यह भाग खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त होता है। भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला, मतलब सभी देशों में सबसे अधिक जनसंख्या वाला मैदान जो कि भारत में मौजूद है। आगे है स्थल रूप एवं इसके लोग। तो स्थल रूप एवं लोग, स्थल रूपों की विभिन्नता के अनुरूप मानव विभिन्न प्रकार के जीवन यापन करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन कठिन होता है। मैदानी क्षेत्रों का जीवन पर्वतीय क्षेत्रों के जीवन से सरल होता है। मैदानों में फसलें, जैसे यहाँ पे ये आपको दिख रहा है, मैदानी क्षेत्रों में फसलें उगाना, घर बनाना, सड़कें बनाना पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक आसान होता है। विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों पर रहने वाले लोगों के रहन सहन के तरीकों में कुछ अंतर होता है। क्या आप जानते हैं? उनमें से कुछ अंतरों को बता सकते हैं। कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, ये सब क्या कहलाएंगे? प्राकृतिक आपदाएं। प्राकृतिक आपदाएं मतलब प्राकृतिक में होने वाली वो सारी क्रियाएं जिससे जान माल की क्षति हो, उसे हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक आपदाएं। जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार, तूफान, बाढ़
बहुत विनाश कर देता है। इन आकस्मिक घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके हम इनमें आने वाले खतरों को कम कर सकते हैं। हम कितने तरीकों से जल एवं स्थल को उपयोग में ला सकते हैं, इसका पता हम अपने आसपास के क्षेत्र से लगा सकते हैं। प्रायः हम स्थल का उपयोग गलत तरीके से करते हैं, जैसे उपजाऊ भूमि पर मकानों का निर्माण कर देना। ठीक है, ये सब क्या है, गलत तरीके से हम, चूँकि इस चीज़ के रस्सी से बना पुल कहाँ पे मिलता है, अरुणाचल प्रदेश में रस्सी से बना पुल मिल रहा है। ये सारी चीज़ भी आप लिखते चलें जो अंडरलाइनिंग किया गया है। इसी तरीके से करते हैं, जैसे उपजाऊ भूमि पर मकान का निर्माण करना। इसी प्रकार हम लोग कूड़ा किसी भी भूमि पर यानी पानी में फेंक देते हैं, जो कि उन्हें गंदा कर देता है। हमें प्रकृति के इन महत्वपूर्ण वरदान का उपयोग इस प्रकार नहीं करना चाहिए। उपलब्ध भूमि केवल हमारे ही उपयोग के लिए नहीं, यह हमारा कर्तव्य है कि हम आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को सुरक्षित रखें। यहाँ पे देख रहे होंगे स्वच्छ भारत मिशन। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। स्वस्थ मस्तिष्क कहाँ बनती है, स्वस्थ शरीर में। ये कहावत है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। और स्वस्थ शरीर के लिए स्वच्छ पर्यावरण का होना, विशेष रूप से साफ जल, वायु और स्वच्छ वातावरण प्राथमिक आवश्यकताएं हैं। इन सभी प्राथमिक आवश्यकताओं को सभी लोगों को सुलभ कराने हेतु भारत सरकार द्वारा कौन सा मिशन चलाया जा रहा है, स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत हमें सब चीज़ को साफ सुथरा रखना है। ठीक है, यहाँ पे आपको अलग अलग क्षेत्र दिखाया दे रहा है। जैसे ये पहले में क्या है, ये है आपका रेगिस्तान का जीवन, ये है आपका तटीय इलाकों का जीवन, ये है आपका पर्वतीय इलाकों मतलब मैदान का जीवन। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये है आपका कौन सा चीज़, पहाड़ी इलाकों का जीवन, ये है आपका पठारी इलाकों का जीवन, और ये है आपका समुद्री नौकाकार। यहाँ पे आप देख रहे होंगे हर चीज़ में क्या क्या दिखाया गया है। यहाँ पे आप बर्फ़ पड़ा हुआ है, भेड़ी पाल रहे हैं। ठीक है, ये सारे चीज़। तो चलिए अब हम लोग कुछ प्रश्नों के जवाब ढूंढते हैं। प्रमुख स्थल रूप कौन कौन है, तो पर्वत, पठार, मैदान, रेगिस्तान, ठीक है, और तट। पर्वत एवं पठार में क्या अंतर है, पर्वत शंकु रूपी बहुत ऊंची ऊंची चोटी होती है, जबकि पठार ऊपर से सपाट होता है, वो भी समुद्र तल से ऊंचा होता है, परंतु पर्वतों पे ऊपर बर्फ जमा होता है, पठारों पे ऐसा नहीं है। पर्वतों के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं, बलित पर्वत, भ्रंशोत्थ पर्वत और ज्वालामुखीय पर्वत। मनुष्यों के लिए पर्वत किस प्रकार उपयोगी है, चूँकि पर्वतों पर अनेक प्रकार के वनस्पति पाए जाते हैं, जिससे हमें ईंधन की आवश्यकता तथा औषधीय पौधे भी मिलते हैं। मैदानों का निर्माण किस प्रकार से होता है, तो पर्वतीय भागों से जो नदियाँ निकलती है वो पर्वतों के निक्षेप को लाकर नीचे मैदानों का निर्माण करती है। नदियों द्वारा निर्मित मैदान सघन जनसंख्या वाले होते हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ परिवहन की सुविधाएं, उपज की व्यवस्था, कृषि कार्य में सुविधा होती है तथा घर बनाना और सड़क बनाना आसान होता है, निर्माण कार्य आसान होता है, इसलिए वहाँ लोग बसना, वहाँ का जीवन सरल होता है। पर्वतों में जनसंख्या कम होती है, क्यों, क्योंकि वहाँ का जीवन दुर्लभ होता है और वहाँ पे सारे चीज़ मुश्किल से मिलते हैं। पर्वत पठारों से भिन्न है किस चीज़ में, तो वो ऊंचाई में ही भिन्न है। हिमानी कहाँ पाई जाती है, पर्वतों पर। ठीक है, दक्कन पठार कहाँ स्थित है, दक्कन का पठार भारत में स्थित है। यांगत्से नदी कहाँ बहती है, चीन में बहती है। यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला कौन है, वो आल्प्स है। समतल भूमि वाले विस्तृत क्षेत्र को मैदान कहते हैं। हिमालय एवं आल्प्स बलित पर्वत के उदाहरण हैं। खनिजों की प्रचुरता, पठारी क्षेत्रों में खनिजों की प्रचुरता मिलती है। हिमालय पर्वतों का एक मतलब श्रृंखलाएं
जो है पर्वतों का एक क्रम है। क्षेत्र कृषि, पर्वतीय क्षेत्र में मैदानी क्षेत्र में कृषि के लिए सबसे अधिक उत्पादक क्षेत्र होते हैं। और यहाँ पे आपको कुछ करने के लिए दिया गया है कि इन चीज़ों को खोजिए मानचित्र में, तो आप खोज सकते हैं। गुड लक, फिर मिलेंगे अगले पार्ट में अगले आइडियो के साथ।